मेडिकल करियर में कम्युनिकेशन वैसे तो सारे फील्ड में ही है, पर हमारा स्पेशली मेडिकल करियर के लिए है, तो उसमें वाई इट इज इम्पोर्टेंट के कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं मैंने। जो अभी तक हमने जितनी भी इधर उधर की बातें कॉन्टेक्स्ट में जो भी पेशेंट के रिलेटेड जो भी बात की सिचुएशंस वगैरह, तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, एक टू कन्वे द मैसेज, राइट। पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दे रहे हो तो वो भी एक मैसेज दे रहे हो, आप अपने कलीग से बात कर रहे हो कोड लैंग्वेज में तो भी एक मैसेज ही दे रहे हो, राइट। दूसरा जो हमने बात की डॉक्टर पेशेंट, अच्छा एक्सपीरियंस बुरा एक्सपीरियंस, उसमें क्या है कि टू क्रिएट ह्यूमन इंटरेक्शन, उसके लिए कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। ह्यूमन इंटरेक्शन कुछ स्टार्ट तो करना है, हाँ कैसे हो, क्या नाम है आपका, अच्छा इसलिए आए, अच्छा उस गांव से आए, वहां से यहाँ तक दिखाने के लिए आए हैं, अच्छा ओके, जस्ट टू स्टार्ट इंटरेक्शन, हाय हेलो वगैरह, ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट ही है, राइट। थर्ड, फॉर डेवलपिंग अ मार्केट पोजीशन, ये मैंने थोड़ा एमबीए वाला तड़का लगाया है यहाँ पे। तो मार्केट पोजीशन मतलब जो हमने दो डॉक्टर की बात की थी, एक ही पेशेंट दो डॉक्टर के पास गया, एक का अच्छा एक्सपीरियंस, दूसरा जिससे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है उसकी मार्केट पोजीशन अच्छी है, और मार्केट पोजीशन का मतलब है मेरे पास अच्छे ज्यादा पेशेंट है, दैट इज माय मार्केट पोजीशन। मार्केट में मुझे ज्यादा लोग जानते हैं, मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, और अच्छी प्रैक्टिस इसलिए है क्योंकि मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता हूँ। अब वो कम्युनिकेट ज्यादा मार्केटिंग से हो, या मैं ज्यादा वोकल हूँ, मैं ज्यादा मेडिकल कैंप्स करता हूँ, या मेरे कम्युनिटी में मेरे ज्यादा अप्रोचेस है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज योर मार्केट पोजीशन एंड इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। यहाँ पे आप कहीं पे किसी को देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आप ज्यादा लोगों को, आप ऐसा समझो कि आप पेशेंट को ज्यादा अवेयर कर रहे हो। किसी भी कम्युनिटी में जाके आप कैसे खाना चाहिए, हेल्दी प्रैक्टिस क्या है, या आपको इमरजेंसी में कैसे करना है, सबको आप सिखा रहे हो, राइट। तो यू आर क्रिएटिंग योर मार्केट पोजीशन बाय कम्युनिकेशन। एंड फोर्थ पॉइंट इज इट क्रिएट रिकॉल वैल्यू। ये भी एक एमबीए का ही पॉइंट है। ब्रांडिंग में एक कॉन्सेप्ट है रिकॉल। जैसे आप कुछ भी चीज खरीदते हो, तो टूथपेस्ट, तो पहला माइंड में क्या आता है, कोलगेट। दूसरा क्या ब्रांड आता है, जो भी मतलब सेकंड, तो फर्स्ट तो कोलगेट ही आता है, राइट। दैट इज ब्रांड रिकॉल वैल्यू। स्पोर्ट्स कार, फरारी, पोर्श, राइट। तो ये दो तीन ही आएगा, फिर उसमें मारुति नहीं आएगा आपका। दैट इज ब्रांड रिकॉल वैल्यू। पर डॉक्टर के लिए क्यों जरूरी है, ये तो सब ब्रांडिंग, बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां इसके बारे में रिकॉल वैल्यू सोचेगी, तो आपके लिए क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, और ये पॉइंट मैंने यहाँ पे क्यों डाला। हाँ राइट। जैसे मैंने एक जो एग्जाम्पल में था कि आप रोज उस पेशेंट को हाई कर रहे हो, अच्छे से थम्स अप दे रहे हो, हाई मतलब स्माइल दे रहे हो, फिर वो डिस्चार्ज के टाइम पे एज ए इंटर्न डॉक्टर आपको मिलके जाता है। व्हाट डज इट मीन, यू हैव क्रिएटेड ब्रांड रिकॉल वैल्यू इन हिज माइंड कि ये अच्छा डॉक्टर है, ये मेरे से मेरा सॉल्यूशन ये निकाल देता, मतलब ही इज अ गुड पर्सन, आपका प्रॉब्लम सोल्व करके देगा। वो मेडिकल प्रैक्टिस में वही है चीज, आप किसका प्रॉब्लम कितना सोल्व करते हो, ताकि वो आपको याद रखे। इट डजंट मीन कि आप, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं तो मैं किसी को प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मैं उनको एक अच्छे डॉक्टर का रेफरेंस भी दे सकता हूँ मेडिकल कंडीशन के लिए, जो मेरा डोमेन नहीं है, ऑर्थोपेडिक्स है मेरा। पेशेंट को कुछ फीवर ऐसा कुछ है, पर वो मेरा पुराना पेशेंट है, उसने मुझे फोन किया, तो मैं उसको कोई अच्छा रेफरेंस, या हो सकता है किसी और कंडीशन के लिए वो 3-4 डॉक्टर को घूम चुका है पर उसको सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। हो सकता है ना, अपने आसपास आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में देखना, ऐसा होता है। तो अगर आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, देन यू आर क्रिएटिंग ब्रांड रिकॉल वैल्यू इन हिज माइंड। फिर उसके फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में जब भी ऑर्थोपेडिक का कुछ प्रॉब्लम होगा ना, तो वो पहले ये डॉक्टर प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है, राइट। अभी आपको कल से मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करनी है, तो इतना लोड मत लेना कि ओ सर ने बताया है तो अभी से ब्रांड रिकॉल वैल्यू क्रिएट करना चालू कर देते हैं।
पर कहने का मतलब है जब भी आपके करियर में ये चीज आए तो यू कैन वेरी वेल बी प्रिपेयर्ड और आप इसको इम्प्रूव कर पाओ। ये जस्ट बेसिक पॉइंट्स है। आज जाना है 10 साल बाद यूज होगा, भले ही होगा, कोई बात नहीं, पर आज जाना है तो कल आप उसका यूज कर पाओगे। सो की एलिमेंट्स कम्युनिकेशन में, जो अब तक हमने जो भी कम्युनिकेशन की बात की उसमें की एलिमेंट्स क्या है? मतलब एक डॉक्टर किसी के माइंड में रिकॉल वैल्यू क्रिएट कर पाया, दूसरा नहीं कर पाया, या दूसरा कनेक्ट नहीं कर पाया, तो उसमें क्या चीजें 1 2 3 4 हो सकती है जो जिस डॉक्टर का कम्युनिकेशन पुअर है उसमें वो इंप्रूव कर सकता है? उसके लिए क्या पॉइंट्स है? तो फर्स्ट, कम्युनिकेशन हैज टू बी स्पेसिफिक टू पर्सन, टाइम, प्लेस, चैनल। मतलब आप लेट्स से पेशेंट को एक कैंसर या कुछ ऐसा डायग्नोस हुआ है ना, आपको ही कम्युनिकेट करना है पेशेंट के रिलेटिव। पेशेंट के रिलेटिव 5-10 है, पर जिस दिन वो डायग्नोस हुआ ना, आपके हाथ में रिपोर्ट आया, आपने बताया पेशेंट के पड़ोसी को, वो पड़ोसी था, सिर्फ आधे घंटे के लिए आया था पेशेंट के साइड में, आपने उसको बता दिया। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है? बिकॉज यू चूज अ रॉन्ग पर्सन टू कम्युनिकेट दिस थिंग्स। दिस इंफॉर्मेशन इज सेंसिटिव। हो सकता है कि वो पेशेंट अपने पड़ोसी को वो बताना ना चाहता हो कि उसको डायग्नोस हुआ है कैंसर, तो ब्लंडर हो जाएगा अपने से, राइट? सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल क्या कम्युनिकेट करना है। तो पेशेंट के जो फर्स्ट कीन पर्सन, मतलब फादर है तो उसका सन है, या मतलब हस्बैंड है तो उसकी वाइफ उसके साथ है, तो चूज योर पर्सन जो इसको भी कम्युनिकेट करना है। कुछ चीजें ऐसी है कि डायरेक्टली पेशेंट को ही फर्स्ट इन्फॉर्म करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि रिलेटिव को बता सकते हैं। इफ एनी पर्सन इज डायग्नोस्ड HIV पॉजिटिव, राइट, दैट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड पर्सनल थिंग फॉर दैट पेशेंट। तो अब ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ जो भी आया है बंदा उसको आप बता दोगे, आपको उसको अलग से आइसोलेट लेके उसको, उस पर्सन को, पेशेंट को ही बताना है, राइट? सेकंड, राइट टाइम, चूज द टाइम, किस टाइम पे आप बताओगे उसको। ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को लेके ही जा रहे हैं और बाहर, यार आज ऑपरेशन थिएटर में वो इंस्ट्रूमेंट जो आपके सर्जरी में चाहिए था ना, आज वही मिल ही नहीं रहा है सर। तो वो पेशेंट सोच रहा है कि मैं उठ के भागू या क्या करूं इसको, फिर भी मेरे को ओटी में तो लेके जा रहे हैं ना। तो व्हाट टाइम यू शुड चूज टाइम, की सुबह मॉर्निंग में राउंड में, फिर आज आपकी सर्जरी है, जो इंस्ट्रूमेंट मंगवाया है उसमें प्लस और माइनस आने में देरी है, तो हम आपको टाइमली बुलाएंगे। जो ओटी का टाइम है वो डिले हो सकता है, ओके, पर क्योंकि वो जब एट द टाइम ऑफ स्टैंडिंग आउटसाइड ऑपरेशन थिएटर वो इतने स्ट्रेस में है, राइट? प्लेस, कौन सी प्लेस पे आप बताओगे? अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो जनरल वार्ड है और ओपन में बाजू में भी पेशेंट बैठा है, उसके भी रिलेटिव है, और वहां पे चिल्ला के उस जगह पे तो आप पेशेंट के चीज नहीं कम्युनिकेट करोगे ना, तो उसको आपको चेंबर में बुलाना पड़ेगा, राइट? पेशेंट आ गया, आप जा रहे हो, काम खत्म करके आ गया तो लॉबी में ही आ गया, तो लॉबी में ही, मतलब ओपीडी जो लॉबी है या वेटिंग एरिया है, वहीं पे आपने पेशेंट देखना स्टार्ट कर दिया और बता रहे हो, तो वो चीज, that place is not appropriate for particular communication or conversation, that we need to be careful. और चैनल, स्पेसिफिक चैनल, कुछ चीजें ऐसी है कि 1-on-1 ही बतानी पड़ेगी, फोन पे नहीं बता सकते। क्या सर्जरी होगी, कैसे होगी, कब होगी, उसमें क्या चाहिए होगा, सर्जरी के बाद कितने दिन में रिकवरी होगी, उसके भी, अगर किसी पेशेंट को आप बता रहे हो कि सर्जरी की जरूरत होगी, आपका रिपोर्ट आ गया है, तो उसके तो 10 सवाल होंगे ही ना। अगर आप फोन पे ही सब बता पाओगे, बता नहीं सकते उसका, क्योंकि वहां पे उसको कन्विंस करना और कनेक्ट करना जरूरी है। तो उसको आपको बताना पड़ेगा, आपके रिपोर्ट आ गए हैं, आप
जब भी फ्री हो, कल हो, कितने बजे आ सकते हो, आप आ जाओ, हम डिस्कस करते हैं क्या करना है, फर्दर ट्रीटमेंट प्लान क्या है वगैरह। तो वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन। ओके, उसके बाद इट शुड बी वेरी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। रिपोर्ट में क्या समझे, क्लियर नहीं था। ये टेबलेट ले लेना, आप लिख दिया है मैंने, कब लेना है, कितने टाइम लेना है, कब तक लेना है, मतलब 10 दिन लूँ, हफ्ते भर लूँ या 30 दिन लूँ, एक दिन लेके छोड़ दूँ। पेशेंट समझ रहा है हिंदी, वो आया है राजस्थान से, और हमारे एज रूटीन में भी हो सकता है कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज गुजराती है, तो आपने गुजराती में कम्युनिकेट कर दिया गलती से, पर वो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो क्लैरिटी उसको नहीं मिलेगी जितनी चाहिए वो, राइट। दीज आर द की एलिमेंट्स। हो सकता है वो फिर बाद में दूसरे नर्सिंग स्टाफ को या उनको पूछ ले कि यार सर ने क्या बताया, वो गुजराती में बोले या उस लैंग्वेज में बोले, मुझे मैं समझ में नहीं आया। ओके ठीक है, अच्छा ये होगा, पर उसको पूछना पड़ेगा, अगर वो हमने ध्यान नहीं दिया तो उनको पूछना पड़ेगा। तो दैट इज द की एलिमेंट। थर्ड की एलिमेंट है मेक इट शॉर्ट एंड स्वीट। एक काम करो, आप पहले आ जाओ रिसेप्शन डेस्क पे, चेक केस निकलवा लेना, मेरी ओपीडी यहाँ पे है, मैं अभी राउंड में हूँ, राउंड खत्म करके ये वो पेशेंट आया है, उसका सर्जरी में खत्म करके फिर आऊँगा। फिर बता दो ना कि मैं, आप ओपीडी केस निकलवा लो, वहाँ पे बैठ जाओ, मैं आऊँगा एक हफ्ते, सॉरी इन 1 आवर आई विल कंप्लीट माई राउंड, और मैं वहीं पे ओपीडी कंसल्टेशन में आपको मिलूंगा, बात खत्म होगी। फिर वो लंबा मत खींचो ना उसको, नहीं आप आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं ख़त्म करके, ये एक मीटिंग है, दूसरे बार उस डॉक्टर से मिलना है, फिर उसके बाद ये 2 पेशेंट का इंडोर है, उसको कंसल्ट सब एडवाइस देके मैं नीचे ओपीडी में ही आ रहा हूँ। शॉर्ट इट, मेक इट शॉर्ट एंड स्वीट, और वो तो सबको पसंद है शॉर्ट एंड स्वीट, इसीलिए 60 सेकंड वाला चला है। किसी को 10 मिनट का वीडियो देखना ही नहीं है, वो सबको 60 सेकंड्स, तो एवरीबडी लाइक्स शॉर्ट एंड स्वीट कम्युनिकेशन। तो जैसा मार्केट को चाहिए वैसा ही सर्व करना पड़ेगा, राइट, तभी आप कम्युनिकेशन सक्सेसफुली कर पाओगे। फोर्थ, इट शुड बी डिसेंट इन नेचर। अब डिसेंट तो बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, डिसेंट क्या, डिसेंट कम्युनिकेशन क्या, तो डिसेंट एक एलिमेंट है कम्युनिकेशन में। डिसेंट मतलब क्या है, क्यों दवाई नहीं ली, मेरे को दिखाने मत आना कल से, दैट इज नॉट डिसेंट। पर क्या हो गया, आपने दवाई क्यों नहीं ली, अगर दवाई नहीं लोगे तो फिर मैं कंसल्ट नहीं कर पाऊंगा आगे से। दोनों में फर्क है। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, अब ये तो पेशेंट के साथ भी है, जब हम हमारे कलीग या नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर सीनियर सबके साथ। प्रोफेशनलिज्म मतलब वही जो हमने अगर प्राइवेसी रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन है तो अलग से 1-on-1 डिस्कशन करना चाहिए। जो चीजें जरूरी नहीं है, पर्सनल है, तो वो मैं अपने कलीग और मेरे सबऑर्डिनेट्स के साथ उसको क्यों पूछूं। अच्छा कल फिल्म देखने गए थे, किसके साथ गए थे, क्यों गए थे, मतलब दैट्स नॉट अ प्रोफेशनलिज्म। अगर उसको शेयर करना होगा तो वो करेगा कि हाँ मैं किसके साथ फिल्म देखने गया था या गई। दैट्स नॉट नन ऑफ आवर बिजनेस टू डू। वैसे ही पेशेंट के लिए, अच्छा आप उस डॉक्टर को दिखा के आए हैं, उसने कितने में सर्जरी ऑफर की आपको, अच्छा ये वी शुड बी फोकस ऑन आवर थिंग्स, राइट। क्योंकि एंड ऑफ द डे इट डजंट मेक सेंस कि वो डॉक्टर के पास आप कंसल्ट करने पहले क्यों गए थे, पहले मेरे पास आना था ना, मैं सीनियर हूं उसका, राइट। तो दैट्स नॉट अ प्रोफेशनलिज्म। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेनरोसिटी। ये क्या है, जेनरस इन नेचर। से मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, बड़ा या छोटा जो भी, मैं डॉक्टर हूँ सपोज, तो मैं नर्सिंग स्टाफ और ट्रेनी से तो बात ही नहीं करता साइड में। सो आई एम नॉट अ जनरस इन नेचर। मैं बहुत स्पेसिफिक हो जाता हूँ कि कोई बिजनेसमैन मुझे कंसल्ट करने आएगा ना, तो
मुझे बहुत मजा आएगा। पर अगर कोई गांव से पेशेंट आएगा तो मैं ठीक है 5 मिनट में अभी आएगा, हो गया चलो चलो। आई एम नॉट अ जनरस इन नेचर इन दिस केस। ये क्यों फर्क पड़ना चाहिए कि पेशेंट का इकोनॉमिक बैकग्राउंड हमारे ट्रीटमेंट और कम्युनिकेशन में इतना इम्पैक्ट करे? नहीं होना चाहिए ना। पेशेंट कहीं से भी हो, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, किसी भी क्वालिफिकेशन से हो, वी शुड बी कम्युनिकेट, वी शुड बी ट्रीट देम इक्वली जनरसली, राइट? दैट इज जेनरोसिटी। तो वो आप में, हम में जब कभी भी आप सुपर स्पेशलिस्ट बन जाओ तब ये जरूर ध्यान में रखें, राइट? ओके, तो कम्युनिकेशन का पार्ट इतना ही था। टाइम मैनेजमेंट के लिए 2-3 चीजें जस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मैं बता देता कि टाइम मैनेजमेंट इन एमबीबीएस लाइफ आपको 2-3 चीजें ही है जो रूटीन लाइफ में आएगी। लेक्चर के शेड्यूल, सेकंड ईयर आ जाएगा तो क्लिनिक का शेड्यूल, और उसके साथ आपका स्टडीज आपको मैनेज करना है, राइट? एग्जाम के टाइम पे एक चीज, वो शायद भविष्यवाणी भी हो सकती है आपके लिए, अभी से बता देता हूं। एग्जाम के टाइम पे अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया तो कहीं पे लिंक्डइन या किसी सोशल मीडिया पे मेरे अकाउंट पे अगर क्रॉस हो गए तो बता दे, सर आपने ये उस दिन बताया था ना, मैं आज एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, आगे आ गया, अभी ध्यान में आया। वो एग्जाम कभी भी हो, इंटरनल एग्जाम है, यूनिवर्सिटी एग्जाम है, एमबीबीएस लाइफ में, ये शायद आपने 12th साइंस में भी एक्सपीरियंस किया ही होगा। मोबाइल जस्ट 5 मिनट के लिए लिया था और 1 घंटा हो गया, पूरा टाइम मैनेजमेंट गया डस्टबिन में, पूरा खत्म हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट में मैं कोई ऐसा शेड्यूल नहीं बता रहा हूँ, बट एटलीस्ट फोकस ऑन योर की एस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि मोबाइल नहीं लेना है, पर हाँ, वो एग्जाम के टाइम पे आप एक्सपीरियंस करोगे कि थोड़ा फ्रेश होने के लिए लिया और आप फिर आगे निकल गए। पर वहां पे अगर आप ऐसा कंटेंट देख रहे हो यूट्यूब पे या कहीं पे जो एग्जाम के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड है वगैरह, देन इट्स दैट टाइम कैन बी प्रोडक्टिव फॉर यू, वरना वो वेस्ट होगा। दूसरी चीज, एमबीबीएस के बाद टाइम मैनेजमेंट में आज 10 पेशेंट है, टाइम आपके पास 4 घंटे का ही ओपीडी का है, और आज 50 पेशेंट है, ओपीडी का टाइम स्लॉट 4 घंटे का ही है। अब समझ लो आप, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट आपको इसी में करना है। बीच में इमरजेंसी आ जाए वो अलग, तो आप अपने रिसोर्सेज, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस, असिस्टेंट और आप खुद एज ए डॉक्टर कैसे उस सिचुएशन को मैनेज करोगे। सैटरडे होगा तो 10 पेशेंट होंगे, मंडे होगा तो 40 पेशेंट होंगे, ठीक है? दिस इज द सिचुएशन। आप, आई एम श्योर आप सब टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सीख ही जाओगे, पर ये चीज जस्ट आपको एक कंटेक्स्ट देने के लिए था।